नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग गुड। मैं हूं प्रशांत पावानी। आप देख रहे हैं एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस। आज 4 जनवरी 2024 है। डियर फ्रेंड्स, वी हैव 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑन आवर टेबल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर आपको यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत को डेवलप्ड देश अगर हमें बनाना है तो कौन से ऐसे स्टेप्स उठाने की जरूरत है, तो इसका आंसर जो है वो आपको बहुत ही अच्छा लॉजिकल फैक्ट्स, फिगर्स, नॉलेज, इंफॉर्मेशन वाला आंसर आपको इस आर्टिकल में पढ़ने को मिलता है। फिर वी हैव आर्टिकल ऑन ड्रोन का इंपॉर्टेंस इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। फॉग को लेकर कुछ दिनों पहले भी हमने बातचीत की थी। मैंने आपको फॉग के बेसिक्स को भी समझाया था कि फॉग कैसे फॉर्म होता है, राइट। आज हम जो है ये फॉग की वजह से जो कंफ्यूजन हो रही है और खास करके एविएशन इकोसिस्टम में, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। वी हैव ब्लो टू नेतन्याहू, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इजराइल ने लिया है। क्या है ये? लेकिन उससे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्राइकिंग फिया। ये हिट एंड रन का जो क्लॉज है, इसको लेकर ट्रक ड्राइवर्स जो है वो सड़कों पर उतर आए, इन द सेंस कि उन्होंने स्ट्राइक की। और भारतीय न्याय संहिता, इसके बारे में हमने इससे पहले भी बातचीत की है, तो आई एम श्योर आपको इसके बीएनएस के बेसिक्स के बारे में पता है। अब हिट एंड रन के जो एक्सीडेंट्स होते हैं, बेसिकली हिट एंड रन किसको कहा जाता है? कि आपने किसी को हिट किया और फिर यू हैव यू हैव वैनिश्ड, आप वहां से चले गए। तो हिट एंड रन में ऐसा है कि एक तो सिविक एटीट्यूड, कि आपने किसी को ठोकर मारी, आपकी गलती हुई है और आप वहां पर रुकते भी नहीं हैं। सो दिस इज ए वेरी बैड सिविक वैल्यू, नंबर 1। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंट बताऊंगा, राइट। यू विल बी मींस सरप्राइज्ड कि ऐसा भी होता है। मीन्स जो इंग्लैंड के लोग हैं, आई एम नॉट सेइंग कि मीन्स आज के जो लोग हैं उनमें एक थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन जो वहाँ के एल्डरली लोग हैं, तो उनके अंदर राइट, इंग्लिश जेंटलमैन, ये चीज़ें जो इंग्लिश मैनर्स जो हैं, ब्रिटिश मैनर्स, तो वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे पूरी दुनिया में। तो मैंने ये चीज़ जो है वो देखी है, राइट। एक मीन्स अब आप इंग्लैंड में अगर जाएंगे देन यू विल फाइंड कि वहाँ पर 75-80 ईयर की जो महिलाएं हैं, तो वो कार चलाती है, बहुत ही अच्छी तरीके से कार चलाती है, क्योंकि वो पिछले 6-7 दशकों से कार चला रही है। प्रॉब्लम कई बार ये होता है कि अगर उन्होंने नया मॉडल लिया कार का, जो बहुत ज़्यादा गैजेट्स वैजेट्स हैं, तो शायद थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन उससे उनको हो सकती है। लेकिन जनरली वो अच्छी कार चलाने में वहाँ की जो महिलाएं हैं, तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से कार चला रही है। ये हमें पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है। तो एक इंटरेस्टिंग किस्सा जो मैं कभी नहीं भूलूंगा इस चीज़ को। वहाँ का इंग्लैंड का एक छोटा सा गाँव, जहाँ पर हम गए थे फॉर सम वर्क, तो वो जो गांव है, तो उसकी जो गलियां हैं, जैसे दूसरे गांव में हमारे देश में होते वैसे ही गलियां जो हैं वो काफ़ी छोटी छोटी गलियां थी। एक कार, 2 कार आमने सामने निकल जाए उतनी। तो एक कार जो है वो साइड में पार्कड थी, और ये जो एक बुजुर्ग महिला है वो अपनी कार लेकर निकल रही थी, और कुछ हुआ और उसने उसकी कार जो है तो उसके साथ थोड़ी टकरा गई इन द सेंस के स्क्रैच हो गए, राइट। शी वॉज ट्राइंग टू पास दैट कार, तो उसका दरवाजा जो है वो दूसरी कार के दरवाजे के साथ बेसिकली टकरा गया, ऐसे स्क्रैचेस हुई। तो आई वॉज देयर, मैं वहां पर खड़ा हुआ था, और इट वॉज नॉट लाइक कि वहां पर बहुत भीड़ थी, राइट। कुछ लोग थे, मीन्स आवाज आई तो लोगों का ध्यान गया। तो वो जो बुजुर्ग महिला है उसने आगे अपनी कार जो है उसको रोका, जो हजार्ड लाइट से पार्किंग इंडिकेटर्स ऑन किए, फिर कार में से एक डायरी लेकर निकली वो, और इधर उधर देखा उसने 1-2 मिनट, कोई आ रहा है अगर, तो कोई नहीं आया, तो उसने फिर अपनी जो एक डायरी जैसा था तो उसमें अपना फ़ोन नंबर, एड्रेस और कार का नंबर, ये सारी चीज़ें लिखी, और फिर जो वाइपर होता है ना आगे का, उस वाइपर के पोर्शन के पास वो लगाकर चली गई, और सॉरी भी लिखा हुआ था कि सॉरी आई स्क्रैच्ड योर कार। तो आई वॉज सो क्यूरियस कि भाई यार ये क्या हुआ। एंड मैं फिर उसकी तरफ, वो जो कार थी वहाँ पर थोड़ा, मैं ऑफकोर्स वहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी की कार को टच करना, दैट्स नॉट ए गुड मैनर ओवर देयर। तो मैं वहाँ पर गया और थोड़ा दूर से मैं वाज ऑब्जर्विंग कि क्या, तो आई वाज एबल टू सी के मीन्स बड़े अक्षरों में सॉरी लिखा हुआ था, और नीचे कुछ डिटेल्स थी, फ़ोन नंबर की डिटेल्स। एंड देन आई हैड अ वर्ड विथ माई ब्रदर इन लॉ अबाउट इट, जो सालों से यूके रहते हैं, राइट। लगभग आप समझ लीजिए 20-25 सालों से। सो आई वॉज टॉकिंग विथ हिम कि भाई उससे भी ज़्यादा शायद, यस उससे भी ज़्यादा सालों से एनीवेज। तो आई हैड अ वर्ड विद हिम कि भाई ऐसा मैंने देखा, तो ही सेड लाइक यहाँ पर तो इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस कि
मीन्स बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे कि अगर गलती से भी उनकी गलती हो गई, आपका मोटर आपकी कार के साथ ऐसा हुआ, तो दे विल इन्फॉर्म यू। अगर आप वहाँ पर नहीं है तो ये एक एड्रेस और फ़ोन नंबर छोड़ कर जाते हैं, सॉरी लिख कर जाते हैं। सो दिस इज़ लाइक वन एग्जाम्पल। बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता होगा। ये एक चीज़ मैंने खुद अपनी आंखों से देखी एंड आई वॉज सो इम्प्रेस्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस थिंग कि ऐसा भी अगर हमारे देश में भी हो तो क्या बात होगी। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एनीवेज, अब हिट एंड रन जो है इसका एक बहुत ही एक्सट्रीम ऑपोजिट है कि आपने किसी को ठोकर मार दी और आप वहां पर रुकने के लिए रुकते भी नहीं है, और इसके पीछे रीजंस भी हमने देखे थे, राइट। और आज देखिए, कल जो हम चीजें डिस्कस कर रहे थे ना, आज वो चीजें इस आर्टिकल में मेंशन भी हैं कि लोगों को, ड्राइवर्स जो होते हैं उनको ये भी डर रहता है कि भाई एक साथ लोग जो है वो आएंगे और फिर मॉब लिंचिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ट्रक ड्राइवर जो हैं उन्होंने विरोध किया इस सेक्शन 106 BNS का और कहा कि भाई इसमें तो बहुत आपने हार्श बना दिया है इसको। तो सरकार ने प्रॉमिस की है कि जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है तो उनके साथ कंसल्टेशन करके इसमें बदलाव जो है वो किए जाएंगे। सेक्शन 106 जो है BNS का, तो इट्स गोइंग टू रिप्लेस 304A ऑफ IPC, जिसमें अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु आपके रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से होती है, राइट, तो इट डज नॉट अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड। और एग्जिस्टिंग सैंक्शन जो है तो इसमें 2 साल की जेल थी, अब इसको इंक्रीज करके 5 साल किया गया है, राइट। और डॉक्टर्स के केसेस में कुछ दिनों पहले हम देख रहे थे तो इसको 2 साल किया गया है, राइट, विथ फाइन। तो इस प्रकार के बदलाव हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, कल हम डिस्कस कर रहे थे ना, तो ये आज के आर्टिकल में देखिए, ड्राइवर्स फ्ली एन एक्सीडेंट सीन आउट ऑफ फियर ऑफ लिंचिंग, तो ये एक रीजन रहता है। तो जब तक आप ये रीजंस को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, कितने भी हार्श लॉज लेकर आइए, राइट, जो एक इंस्टिंक्ट रहता है, जो एक मीन्स अब ये इंस्टिंक्ट का पार्ट बन चुका है लोगों का। एक्सीडेंट होता है तो पहले वो लोग क्या करते हैं, वो उस एरिया को छोड़कर, उस जगह को छोड़कर भाग जाते हैं, सेफ डिस्टेंस में चले जाते हैं ताकि कोई लिंचिंग विंचिंग ना हो। अभी हम शहरों में देखते हैं कि 2 मोटरसाइकिल एक दूसरे के साथ थोड़े टकरा जाते हैं तो कई बार लोग जो हैं वो हाथापाई पर उतर जाते हैं। ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया जा रहा है। वरना जनरली अगर एक्सीडेंट हो जाता है और कोई अगर बहुत गुस्से में आ जाता है या फिर गाली वाली बोलना स्टार्ट कर देता है, तो जनरल मीन्स ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ऐसा तब होता है जब लोग खुद कानून अपने हाथ में लेते हैं। लेकिन अगर जो लोकल पुलिस है वो अगर बहुत अच्छी तरीके से पेट्रोलिंग कर रही है और आप उनको कॉल करें 2-5 मिनट के अंदर पुलिस अगर आ जाएगी, तो फिर इस प्रकार की चीज़ें जो है वो कोई नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ों को लेकर मीन्स ये जो सिम्टम्स है ना, उनको ट्रीट करने से कुछ नहीं होगा। वी हैव टू ट्रीट द डिजीज। तो रोड्स बेटर बनाना, हमारे देश में पोर्टहोल्स की वजह से इतने सारे लोग मर जाते हैं जितने आतंकवादी नहीं मरते, तो ये चीज़ों पर सरकार को फोकस करने की ज़रूरत है। आई एम नॉट सेइंग हिट एंड रन जो है इट्स गुड, नो, इट्स ऑल्सो बैड, इट्स वेरी बैड। लेकिन सिर्फ हिट एंड रन इश्यू नहीं है, दूसरे इश्यूज हैं, उनको सॉल्व करेंगे। एक्सीडेंट्स कम होंगे तो हिट एंड रन भी कम हो जाएंगे। A blow to Netanyahu, Israel's government should end the war, not focus on judicial overhaul। पता है, जुडिशरी में एक बहुत बड़ा बदलाव करने की कोशिश बेनियामिन नेतन्याहू की सरकार ने की थी। अब इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि जो लॉ वहां की पार्लियामेंट नेसेंट ने पास किया था कि जुडिशरी का पावर जो है उसको लिमिट करने की जो कोशिश की थी, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इजराइल ने रिजेक्ट कर दिया है। ये लॉ जो है ये 120 मेंबर वाला ये नेसेंट है, उनकी पार्लियामेंट इजराइल की, तो इसमें से 64 वोट मिले और बाकी ऑपोजिशन जो थे तो वो बॉयकॉट कर रहे थे इस चीज को। तो जुलाई 2023 में एक लॉ पास किया गया जिसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्ट्रिन। अब समझ लीजिए जैसे हमारे देश में जुडिशियल रिव्यू है, वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्ट्रिन जो है तो इसको हटाने की बात थी। और इजराइल का बेसिक लॉ, जैसे हमारे देश में जो फंडामेंटल लॉज है ना, फंडामेंटल हमारे जो राइट्स हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते, तो वैसे इजराइल के बेसिक लॉज जो हैं तो इनको चेंज इतनी सिंपल मेजोरिटी से करने की कोशिश जब सरकार ने की तो बहुत सारी जगहों पर प्रोटेस्ट होने लगे, लोग सड़कों पर उतर आए। और इजराइल पर ये जो 7 अक्टूबर को अटैक हुआ उसके बाद के जो आर्टिकल्स हमें पढ़ने को मिले उसमें हमें क्या देखने को मिला था कि बहुत सारे जो ऑफिसर्स थे, बहुत सारे लोग जो मिलिट्री में काम कर रहे थे, ये लोग सरकार का विरोध कर रहे थे क्योंकि सरकार जो है वो इस प्रकार के लोग को लेकर आ रही थी। बेसिक जो लॉ है उसमें इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा चेंज, तो लोगों ने इसको बिल्कुल पसंद नहीं किया। लेकिन यह युद्ध हो गया तो उसके बाद लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, अभी जो सरकार है उसको सपोर्ट करना ही पड़ता है। तो ये रीजनेबिलिटी डॉक्ट्रिन जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजराइल में है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, हमारे देश में भी रहता है कि अगर आप कोई ऐसा लॉ पास करेंगे जिससे आपका जो हमारे देश का फंडामेंटल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल्स हैं, राइट, अगर उनको आप चेंज करने की, बेसिक फीचर्स जिनको कहते हैं, इनको चेंज करने की अगर आप कोशिश करेंगे, राइट, तो दैट इज नॉट अलाउड, राइट। अगर उसको इंप्रूव करें तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उसको डाइल्यूट करें दैट इज नॉट अलाउड। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे देश में ऐसा कोई लॉ लेकर आए सरकार कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है उनके जजमेंट
कोई मीन्स सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया और पार्लियामेंट जो है वो सिंपल मेजोरिटी से वो जजमेंट जो है उसको रिजेक्ट कर सकती है, तो ये क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के सारे पावर्स जो है वो चले जाएंगे। सारे पावर्स किसके पास आ जाएंगे, एग्जीक्यूटिव के पास, या फिर जो पार्टी पावर में है उनके पास। तो ऐसा ऐसा ही एक लॉ जो है वो इजराइल की सरकार लेकर आई थी, और फिर इसका काफी ज्यादा विरोध हुआ। और इजराइल जो है तो इसमें सिंगल हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट जो है वो सेरेमोनियल है, और कोई भी लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन इजराइल का नहीं है। तो ऐसे तो देश के अंदर जुडिशरी का इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक ब्रेक लगाई है, और नेतन्याहू की सरकार जो है उस पर और ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। लोग जो हैं वो भी काफी ज्यादा परेशान है, मींस पीपल आर वेटिंग, पीपल ऑफ इजराइल आर वेटिंग कि एक बार ये युद्ध खत्म हो जाए, उसके बाद नेतन्याहू को हटाकर दूसरी सरकार को लेकर आएंगे। ऐसी अभी हवाएं जो हैं वो चल रही, लेकिन क्योंकि युद्ध चल रहा है तो फिर वहां के लोग जो हैं वो अभी सरकार को साथ नहीं देंगे, तो इवेंचुअली ऐसा होगा कि देश का साथ नहीं दिया। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको ये सारी चीजों पर नहीं, उनको मीन्स इसी के साथ साथ मीन्स ये जो लो लाने की मुझे लगता है कोई ऐसी जरूरत नहीं थी, बट एनीवेज वहां की पार्लियामेंट और वहां की सिचुएशन ऐसी है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम राइट विचारधारा वाले लोग जो हैं वो इसराइल की पार्लियामेंट में काफी ज्यादा क्वांटिटी में आ चुके हैं, और अल्ट्रा कंजर्वेटिव्स जिनको कहते हैं वो भी काफी ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन ये सारे लॉज लाने से अच्छा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल जो है ये युद्ध जल्द से जल्द हम कैसे खत्म करें, इस पर इनको फोकस करने की जरूरत है। फॉग ऑफ कंफ्यूजन, द एविएशन इकोसिस्टम नीड्स टू कोऑपरेट बेटर। फॉग जो है ये विंटर के टाइम पर तो फॉग होता ही है। ये कौन हॉर्न बजा रहा है, सुनाई दे रहा है आपको, कितने जोर जोर से, एक क्वाइट एरिया में इतने जोर जोर से, पता नहीं हु इज हॉन्किंग। यस, तो क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम पर लोग ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, और 60 फ्लाइट्स जो हैं दिल्ली एयरपोर्ट से डाइवर्ट की गई बिकॉज ऑफ फॉग। क्या चल रहा है दिल्ली के एयरपोर्ट में, फॉग चल रहा है। तो एयरपोर्ट ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने एयरलाइन पर यह इल्जाम लगाया कि आपने उतने ज्यादा पायलट्स नहीं रखे थे। पायलट्स जो होते तो उनको कैट 3 इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, आपने ऐसे पायलट्स नहीं रखे जिनके पास कैट 3 इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की ट्रेनिंग हो। और फिर ये भी इल्जाम लगाया एयरलाइंस पर कि आपके पास बहुत सारे एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जिसमें आपने ये इक्विपमेंट जो है वो ऐड नहीं किया है। एयरलाइंस जो हैं उन्होंने कहा कि भाई आपके पास 4 एयरपोर्ट्स हैं, तो 4 रनवेज हैं, तो उनमें से सिर्फ मीन्स 2 रनवेज हैं जिनमें आपके पास कैट 3 कंप्लायंट सिस्टम है, रनवेज हैं, लेकिन आपने 2 में से सिर्फ एक ही रनवे को ओपन रखा था, दूसरा रनवे क्यों बंद रखा। तो इस प्रकार की तू में जो है काउंटर एक्यूजेशंस जो है वो चल रही है। दिस इंडिकेट्स कि एविएशन इकोसिस्टम में उतना ज्यादा कंस्ट्रक्टिव प्लानिंग नहीं चल रहा है। वैसे डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA, हैव यू वॉच्ड दैट फिल्म रनवे 34 राइट, रनवे 34, अजय देवगन, देन यू हैव आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट एक्ट्रेस, क्या नाम है उनका, पूजा हेगड़े नहीं, देयर इज समवन एल्स, आई डोंट नो, फेस याद है और नाम भूल गया। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव अमिताभ बच्चन, और क्या बात है, अमिताभ बच्चन साहब की जो एक्टिंग है इस फिल्म में, वो DGCA के हेड के तौर पर, आई थिंक ही इज द हेड ऑफ DGCA, ऐसा कुछ है, एंड ही इज इन्वेस्टिगेटिंग दिस होल इंसिडेंट, ये रनवे 34 वाला, और उनकी एक्टिंग आउटस्टैंडिंग। तो ये DGCA जो है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, तो इसके फॉग के प्रोटोकॉल्स हैं। 10 दिसंबर से 10 फरवरी के बीच में फॉग प्रोटोकॉल्स होते हैं। कैट 3 ऑपरेशंस जो है वो शाम के 9 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक ये कैट 3 ऑपरेशंस, ये फॉग के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है, और उसी हिसाब से आपको पायलट जो है उनको बिठाना पड़ता है, राइट। वो रोस्टर जो तैयार करते हैं तो वे पायलट जिनके पास कैट 3 ट्रेनिंग है, और वही एरोप्लेन्स आपको यूज करने हैं जिनमें कैट 3 फैसिलिटीज हैं, और वही रनवेज यूज करना है। लेकिन अब सिचुएशन क्लाइमेट चेंज की वजह से, अर्बन पॉल्यूशन की वजह से स्मोग और फॉग की सिचुएशन काफी ज्यादा होती है, और नॉर्थ इंडिया जो है इसमें तो ये काफी प्रिविलेंट है। लेकिन इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू नॉर्थ इंडिया, राइट। बेंगलुरु का जो एयरपोर्ट है वहां पर भी आपको फॉग की सिचुएशन 2019 में देखने को मिली थी। तो दिस आर द थिंग्स। अब इरेटिक वेदर की वजह से वी हैव टू ट्रेन ऑल आवर पायलट्स विद कैट 3 ट्रेन मींस कैट 3 सिस्टम, एंड जिन जिन जगहों पर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती है तो वहां पर तो हमें रनवेज जो हैं उनके ऊपर भी ये सारी फैसिलिटीज मीन्स, देखिए जब फ्लाइट कैंसिल होती है तो क्या होता है, आपको जो पैसेंजर्स हैं उनको आपको फिर से दूसरे प्लेन में बिठाना पड़ेगा, देन यू हैव टू पे फॉर देयर फूड, पे फॉर देयर होटल, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें। तो वैसे भी कुछ
पैसे जेब में बचेंगे नहीं। लेकिन अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन हो एविएशन सेक्टर के अंदर, अच्छा मैनेजमेंट हो, तो ये खर्च जो है वो भी खत्म हो जाएगा। इसी के साथ ट्रैवलिंग जो है वो भी काफ़ी सेफ हो जाएगा और लोग जो है वो राइट टाइम पर अपने अपने डेस्टिनेशन पर फ्लाई कर पाएंगे। तो उनके लिए भी एक सुखद अनुभव क्रिएट हो सकता है। सो इसके बारे में सोचने की जरूरत है। वॉर ऑफ ड्रोन्स, एंटी ड्रोन सिस्टम आर की टू डिफेंस टुडे एंड इंडिजिनियस वन अलोंग LOC विल बी ए गुड स्टार्ट। एज वी ऑल नो कि ड्रोन्स जो हैं उनका इस्तेमाल आर्म्स और नारकोटिक्स की सप्लाई के लिए पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है। उड़ता पंजाब और बहुत सारे ऐसे केसेस भी हमें देखने को मिले हैं कि आर्म्स और नारकोटिक्स जो है वो ड्रॉप किए जाते हैं। BSF और हमारी दूसरी एजेंसीज जो है सिक्योरिटी सिस्टम्स जो है वो ऐसे बहुत सारे ड्रोन्स को इंटरसेप्ट भी करती है। कई बार अनफॉर्चुनेटली ये ड्रोन्स जो है वो बच जाते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ग्लोबल डेवलपमेंट्स अगर आप देखेंगे तो ड्रोन में कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हमें देखने को मिल रही है और ड्रोन को रोकने के लिए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज जो हैं वो भी काफ़ी उभर कर आई है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्लान किया है कि आने वाले 6 महीनों के अंदर हमारी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान के साथ, जो LOC है या फिर पूरी जो वेस्टर्न बॉर्डर है हमारे पाकिस्तान के साथ, इंटरनेशनल बाउंड्री प्लस LOC, तो यहां पर फुल्ली इंडिजीनियस एंटी ड्रोन सिस्टम जो है इनको इंस्टॉल किया जाएगा, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अब हमने देखा कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन ने कैसे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया और फिर रशिया ने भी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। इजराइल और हमास के बीच में जो इश्यू चल रहा है तो वी हैव सीन के इजराइल जो है वो भी काफ़ी ड्रोन का इस्तेमाल करता रहता है और रेड सी में हाउथी जो हैं तो वो भी ड्रोन्स यूज़ कर रहे हैं। USA की नेवी ने डिस्ट्रॉयर्स ने ऐसे जो हाउथी ड्रोन्स हैं तो उनको शट डाउन किया। तो इंडिया को भी इस प्रकार के मीन्स जो एंटी ड्रोन इक्विपमेंट्स है उसकी भी ज़रूरत है और इसके साथ साथ व्हाट वी नीड इज़ वी नीड अटैक ड्रोन्स एज वेल। तो वी आर डूइंग गुड राइट। कुछ ड्रोन्स हमने इसराइल से भी खरीदे हैं राइट, कुछ हमने जो बड़े मिलिट्री ग्रेड के होते हैं UAVs राइट, तो वो हमने USA से भी खरीदे हैं और अब हम इंडिजीनियस लेवल के भी बना रहे हैं और इंडिजीनियस सिस्टम भी क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम एंट्री ड्रोन्स की एंट्री हमारी एयर स्पेस में ना हो। द थिंग इज कि इंडिजीनियस एंटी ड्रोन सिस्टम जो है ये हमें LAC के लिए भी चाहिए। चाइना जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। अब देखिए सिर्फ सिविलियन ड्रोन स्पेस को अगर आप देखेंगे तो चाइना के ड्रोन्स पर हमने बैन लगाया है, उसके बावजूद भी, इंपोर्ट बैन होने के बावजूद भी चाइनीज कंपोनेंट्स जो हैं या फिर चाइनीज ड्रोन्स जो हैं वो बहुत टफ कंपटीशन देते हैं हमारे ड्रोन्स को, हमारे देश के ड्रोन्स को। सो बैन होने के बावजूद भी यहाँ पर मिल रहे हैं, तो दैट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। और चाइना इस क्षेत्र में काफ़ी आगे निकल चुका है। तो अब हमें वो लीप फ्रॉग, हमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज इन्वेंट करनी पड़ेगी और फिर उनको इनोवेट करना पड़ेगा ताकि हम ये एटलीस्ट हमारे प्रोटेक्शन के लिए तो बेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर सके। उसके बाद फ्यूचर में शायद हम ये टेक्नोलॉजीज को एक्सपोर्ट करें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इंडियाज फ्यूचर हिंजेस ऑन द गैंजेटिक प्लेन्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। हमारा देश भारत या फिर इंडिया 2047 तक डेवलप्ड होगा या नहीं, ये चीज़ें बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, गुजरात और इसके अलावा कुछ दूसरे जो बड़े शहर हैं उनके ऊपर तो डिपेंडेंट हैं ही। ये कुछ ऐसे शहर हैं, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो हमारी इकोनॉमी जो है उनके ग्रोथ इंजिन्स हैं। ये पूरी हमारी जो इकोनॉमी की ट्रेन है उनको खींचने का काम करते हैं, ये बड़े बड़े इंजिन्स हैं। लेकिन कुछ ऐसे डिब्बे हैं, वैसे ऐसे डिब्बे बोगीज की बात करें तो इट्स नॉट लाइक दिस स्टेट्स आर बैड। ये राज्यों मीन्स फॉर एग्जाम्पल बिहार के बारे में बहुत सारे लोग जो हैं उनका एक स्टीरियोटिपिकल व्यू रहता है, इजंट इट? लेकिन ये मत भूलना कि बिहार जो है उसका इन्फ्लुएंस हमारे देश के कल्चर के ऊपर सबसे ज़्यादा है। बिहार ने हमें बुद्ध भी दिए, महावीर भी दिए, बिहार ने हमें मगध नरेश भी दिए, अशोक, राइट? सो आई कैन गो ऑन एंड ऑन, देयर आर सो मेनी थिंग्स, नालंदा यूनिवर्सिटी एंड जिसकी हम प्राइड लेते हैं, तो वी शुड नॉट फॉरगेट कि वो भी बिहार में है। सेम थिंग गोज विद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन वो बात अलग है कि ये 3 राज्य जो हैं, ये उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, आज ये तीनों राज्य जो हैं वो उतना मीन्स अभी परफॉर्मेंस थोड़ा इंप्रूव हुआ है लेकिन एक लंबे समय से इनका परफॉर्मेंस जो इतना होना चाहिए वो था नहीं और इसकी वजह से इंडिया जो है वो उतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ पा रहा है या फिर नहीं बढ़ पाया। ये तीनों राज्य जो हैं तो ये हमारे देश की 3rd पॉपुलेशन, आप समझ लीजिए 3rd, यानी कि टॉकिंग अबाउट रफली अराउंड 33% जितनी पॉपुलेशन ये 3 राज्यों के अंदर है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार, ये 3 राज्य और इतनी बड़ी पॉपुलेशन अगर तरक्की करने लगे तो समझ लीजिए देश की स्पीड जो है ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमारे देश का जो फ्यूचर है इट बेसिकली लाइज ऑन द प्लेन्स फॉर्म्ड बाय दिस होलीएस्ट रिवर गैंजिस या फिर गंगा, राइट?
तो ये जगहें अगर स्पीड में काम करेगी तो पूरा देश जो है वो स्पीड में आ जाएगा। कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल बिहार की एवरेज इनकम जो है तो इट्स लेस देन अ थर्ड, दैट इज 32% ऑफ द कंट्रीज एवरेज इनकम, वेयरएज यूपी इज जस्ट अंडर हाफ, 49%। दोनों राज्यों के फाइनेंशियल ईयर 23 में परफॉर्मेंस काफी अच्छे रहे, राइट, नेशनल एवरेज से काफी अच्छे। तो बिहार ने 10.3% से अपनी जीडीपी का एक्सपांशन देखा, यूपी ने 8.4, विच इज नॉट बैड, राइट, विच इज वेरी गुड। इनफैक्ट 2012 से लेकर 2022 के बीच में इनकी जीडीपी का ग्रोथ जो है वो नेशनल एवरेज से कम था। वेस्ट बंगाल जो है इसका परफॉर्मेंस जो है वो 2012 से 2022 में सिर्फ 3.9% जितना रहा, लेकिन 23 में ये 8.6%। तो धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होती जा रही हैं। और दूसरे मध्य प्रदेश, ओडिशा, आसाम जो हैं तो इनका मीन्स 2012 से 2022 के बीच में इनका ग्रोथ जो है वो फास्ट रहा है, और 23 में भी इनका जो है वो फास्ट रहा है, विच इज अ गुड थिंग। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो पुअर की कैटेगरी में आते हैं। अब उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकार ने गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी जोर दिया है, और आने वाले 5 सालों में भी यही प्रॉमिस है कि ये इस पर और ज्यादा जोर देंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने गोल रखा है कि 2030 तक जब भारत की इकोनॉमी कुछ 5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी तब उत्तर प्रदेश की अकेली इकोनॉमी जो है वो $1 ट्रिलियन की होगी। तो इसके लिए आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को बहुत मीन्स बहुत स्पीड से ग्रो करना पड़ेगा, और अपनी एनुअल जीडीपी का ग्रोथ जो है वो 5 से 5.5 की जगह पर 8 से 8.5 के बीच में अगर रखा जाए तो आने वाले 25 सालों के अंदर हमारा देश जो है वो डेफिनेटली डेवलप्ड बन जाएगा। अब पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य जो है वो सीरियल से दूर होकर हायर वैल्यू क्रॉप्स जो है उनको उगा रहे हैं, तो यूपी और बिहार के लोग वहां पर मजदूरी करने के लिए बहुत जाते हैं। लेकिन अब यूपी और बिहार जो है उसमें एक सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन आ सकता है, जैसे मध्य प्रदेश में आया है। पानी काफी अवेलेबल है, और अगर कुछ जॉब्स जनरेट हो जाए तो फिर जो खेती बाड़ी है उसका भी एक नया सूर्योदय जो है वो हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि एक परिवार के 10 लोग एक छोटी खेती में काम करें तो उससे फायदा नहीं है। 2 लोग उस घर की खेती में काम करें, बाकी के 8 लोग लेट्स से बाहर जॉब कर रहे हैं, दूसरे अच्छे सेक्टर्स में जॉब कर रहे हैं, तो यू कैन इमेजिन कि एक घर की इनकम जो है वो कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। सो दिस इज द थिंग। और इसके बाद ये बाहर के पैसे जो है मीन्स जो 8 लोग बाहर पैसे कमा रहे हैं तो वो थोड़े थोड़े पैसे अगर कंट्रीब्यूट करेंगे तो नई चीजें खरीदी जा सकती हैं फॉर खेती बाड़ी, और इससे फिर रेवोल्यूशन, तो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत भी है और आ सकता है बिहार और उत्तर प्रदेश में, राइट। रिवर ट्रांसपोर्टेशन और ये सारी चीजें धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है, तो इसकी वजह से टूरिज्म बढ़ रहा है, तो अच्छी क्वालिटी की जॉब्स जो है वो भी जनरेट होगी। अगर गंगा नदी को, जैसे राइन और डैन्यूब रिवर हैं, यूरोप की बड़ी बड़ी नदियां हैं, राइट, यूरोप की लाइफलाइन कहा जाता है, तो जो चीजें ये राइन और डैन्यूब में आपको देखने को मिलती है वही चीजें गेंजिस में या फिर गंगा में देखने को मिले तो बहुत सारे जो शहर इसके साथ कनेक्टेड हैं उनकी सकल सूरत ही चेंज हो जाएगी, और कोलकाता जो है ये तो फिर से रीजुविनेट हो जाएगा। ये राज्यों की अच्छी बात यह है कि इनकी डेमोग्राफिक डिविडेंड, अभी ये यंग राज्य है, अभी वर्किंग एज पॉपुलेशन इनके पास अच्छी, आने वाले 10-15 सालों तक वर्किंग एज पॉपुलेशन काफी सही रहेगी इनके पास, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। एजुकेशन और स्किल प्रोवाइड की जाए, क्राइम को कंट्रोल किया जाए, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर दिया जाए, और इंफ्रास्ट्रक्चर में पर्टिकुलरली एक्सप्रेसवेज और रूरल रोड्स और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, इसके साथ इंटरनेट की कनेक्टिविटी, तो ये कुछ ऐसी चीजें की जा सकती है जिनसे यंगस्टर्स जो हैं तो उनके लिए और पूरी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। वेस्ट बंगाल जो है इसको अपने डिक्लाइन को रिवर्स करने की जरूरत है। एक वक्त था जब वेस्ट बंगाल को इंटेलेक्चुअल सेंटर ऑफ इंडिया कहा जाता था, एक बंगाली प्राइड चीज होती है, राइट। और एज यू कैन सी जो बांग्लादेश बना वो वेस्ट बंगाल के साथ ही जुड़ा हुआ था ना, तो बांग्लादेश जो है वो आज कहाँ निकल गया और हमारा वेस्ट बंगाल जो है वो कितना पीछे छूट गया। टाटा और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो वेस्ट बंगाल से एग्जिट कर गए बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। तो अब ये चीजों को चेंज करना पड़ेगा। तो दिस इज द आंसर। आपको समझ में आ गया ना बेसिकली कि अगर ये सारे राज्य हैं यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल, इनमें अगर राइट चीजें की जाए तभी हमारा देश जो है वो स्पीडीली 2047 तक डेवलप्ड देश बन सकता है। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों ये जो वीडियो है ना इसको प्लीज दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया कीजिए, राइट। मीन्स आई एम श्योर आप करते हैं, लेकिन जो नहीं करते हैं तो उनके लिए इट्स अ सॉर्ट ऑफ फी दैट यू कैन पे by sharing. You're paying something back to me, you're giving something back to me or to the channel. So इसको शेयर जो है वो हर रोज किया कीजिए। एंड एक और चीज मुझे आपसे पूछनी है, राइट, दिस इज समथिंग, क्योंकि आप लोग इसको एक लंबे समय से यू नो दिस सीरीज, राइट। तो दोस्तों आई वाज थिंकिंग कि अब एक ऐसी फैसिलिटी यूट्यूब में अवेलेबल है कि जो वीडियोस है ना वो सिर्फ मेंबर्स जो होते हैं उनके लिए बनाए जा सकते हैं, और टू बी ए मेंबर, राइट, देयर इज अ फी, एक फी होगी कि हर महीने यू हैव टू पे लेट्स से सर्टेन अमाउंट। फॉर एग्जांपल
लेट्स से 299, राइट, 300 रुपीज़, या फिर 299, या फिर 199, डिपेंड्स. मैं आई हैव टू कैलकुलेट दिस थिंग, बट यू हैव टू पे लाइक दिस 199 रुपीज़ एवरी मंथ. एंड ये फिर जो एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल एनालिसिस वाला वीडियो है ना, आई कैन कीप इट ओनली फॉर यू गाइस, राइट. तो इससे क्या है कि एक सपोर्ट भी मिल जाएगा चैनल को रन करने का, जो मंथली एक एक्सपेंस होता है, राइट. तो वो भी इसमें से वी कैन कवर इट, राइट. आई डोंट वांट टू मेक इट लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट, इसमें से नहीं चाहिए. डूइंग रीजनेबली गुड फ्रॉम अदर सोर्सेस, अदर बिजनेसेस, बट ये जो चैनल है इसको सस्टेनेबल, ये क्योंकि एज यू कैन सी आई एम गिविंग माई बेस्ट हियर, राइट. आई एम गिविंग माई बेस्ट आवर्स आफ्टर दिस सीरीज, लेकिन व्यूज़ जो हैं दे आर नॉट दैट ग्रेट जितने होने चाहिए. तो इसका एक रास्ता है, अब यूट्यूब भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है फॉर मेंबर्स ओनली. तो ऐसा होगा कि लेट्स से आप जो 200 जितने लोग हैं जो रेगुलरली देखते हैं इनको, तो आप ही इनको देख पाएंगे. तो इट विल बी ए गुड थिंग एज वेल कि एक बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो फिर इट्स नॉट ओपन फॉर ऑल, इट्स ओनली फॉर यू. और जो मेंबर्स हैं वही देख पाएंगे, उसके अलावा ये वीडियोस जो हैं वो कोई नहीं देख पाएगा. सो दिस विल बी ए विन विन, राइट. सो इट वर्क्स आउट लाइक व्हाट 10 रुपीज़ पर डे, जस्ट 10 रुपये जितना ही होता है पर डे का. इफ वी कीप लाइक 299 देन एज वेल. ऑफ कोर्स संडेज को ये नहीं होगा, तो बट एनीवेज रफली स्पीकिंग टू 10 और 11 रुपीज़ पर डे, विच इज़ आई थिंक वेरी वेरी अफोर्डेबल टू एवरी वन, राइट. इसमें तो आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट एज वेल. इसको सस्टेनेबल, इट विल गिव मी अ बूस्ट एज वेल, राइट. इट विल गिव मी बूस्ट इन द सेंस, ये जब फ्री में होता है तो ना तो व्यूअर्स को भी उतनी वैल्यू होती है, ना बनाने वाले को भी. बट इफ वी हैव सम मॉनिटरी पोर्शन इन इट, तो इट विल चेंज थिंग्स, राइट. तो दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग. आपके सजेशंस का मुझे इंतजार रहेगा. वी कैन टॉक अबाउट दिस थिंग इन आवर टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, राइट. एंड वी हैव दिस लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम, ये अवेल नहीं किया है तो इसको अवेल जरूर कर लीजिएगा. इट्स अवेलेबल ऑन स्टडी ग्लोज ऐप. सो आई विल सी यू सून. जय हिंद.